पार्ट 7 ब्रेकिंग द वॉल। अगर इस वक्त ग्रैनी सी या विलेज चीफ यहाँ होते तो वो पक्का किन्मू को डांटते थे, पागल लड़के, अपनी जान से खेल रहा है। क्योंकि जो वो करने जा रहा था वो सिर्फ लाइफ का रिस्क नहीं था, उसकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो सकती थी। गॉड वॉइस और रूइंस की मेडन्स की कलेक्टिव वॉइस अलग चीजें थी। डेविल चैंट से गॉड वॉइस को काउंटर करना ये एक डेंजरस गैम्बल था, लेकिन किन्मू को इस खतरे का अंदाजा ही नहीं था। जैसे ही उसकी वाइटल की भवों के बीच पहुंची, वो डिवाइन गॉड वॉइस फिर से गूंज उठी। एक शांत लेकिन जबरदस्त प्रेशर के साथ उसने किन्मू की को वापस धकेल दिया। इस बार किन्मू ने तुरंत डेविल चैंट बोलना शुरू किया, की के डुओ सामो ये, और तुरंत गॉड वॉइस वर्सेस डेविल वॉइस। उसके दिमाग के अंदर ही जंग शुरू हो गई। दोनों आवाजें टकरा रही थी, कभी गॉड वॉइस हावी होती, कभी डेविल चैंट उसे रोक लेता। किन्मू ने मौका देखकर अपनी वाइटल की को स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल की तरफ जोर से धक्का दिया, बैंग। लेकिन हर बार वो फेल हो जाता। गॉड वॉइस बीच बीच में डेविल चैंट को तोड़कर की को वापस फेंक देती। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार। हर बार वॉल तक पहुंचता, हर बार वापस फेंक दिया जाता। लेकिन किन्मू हार मानने वालों में से नहीं था। अपोथेकरी ने उसे हर्ब्स रिफाइन करना सिखाया था। पेशेंस, कंट्रोल, फोकस। मेडिसिन बनाना हो या वॉल तोड़ना, दोनों में सबसे जरूरी चीज थी सब्र। और फिर एक हल्की सी टूटने की आवाज उसके भवों के बीच गूंजी। किन्मू का दिल जोर से धड़क उठा। स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल पर एक बिजली के शेप का क्रैक उभर आया। अचानक उस क्रैक से एक रोशनी चमकी। अगर कोई आंखें बंद करे तो सिर्फ अंधेरा दिखेगा, लेकिन किन्मू ने उस अंधेरे में एक लाइटनिंग शेप्ड रोशनी देखी। उस क्रैक के थ्रू उसने देखा स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजर। अंदर से शुद्ध ब्रिलियंट लाइट निकल रही थी। वहां की वाइटल की बाहर वाली की से कहीं ज्यादा प्योर और पावरफुल थी। लेकिन क्रैक, धीरे धीरे क्रैक बंद होने लगा। स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल कोई सिंपल दीवार नहीं थी, वो फॉर्मलेस एनर्जी से बनी थी, जैसे चिपचिपा ग्लू जो खुद को रिपेयर कर सकता था। अगर तोड़ना है तो एक ही बार में पूरी तरह तोड़ना पड़ेगा। किन्मू ने दांत भींच लिए। मेरी की अभी कमजोर है, लेकिन जितनी बार क्रैक बनाऊंगा उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। तभी कुड़ो कुड़ो, बाल्ड नेक रूस्टर की आवाज ने उसका ट्रांस तोड़ दिया। ये रूस्टर्स नॉर्मल नहीं थे, इंसान जितने बड़े, शानदार पंख, लेकिन गले पर एक भी फेदर नहीं। किन्मू ने आंखें खोली। सुबह होने वाली है। ईस्ट में हल्का सा उजाला फैल रहा था। अंधेरा धीरे धीरे पीछे हटने लगा। प्लाजा में जो मेडन्स थीं, वो फिर से स्केलेटन्स बन गईं। ल्यूमिनेसेंट पर्ल नीचे आ गया, जैसे रात की वो भयानक लड़ाई सिर्फ एक सपना थी। जैसे ही सूरज की पहली किरणें पड़ी, अंधेरा समुद्र की लहरों की तरह पीछे हट गया। स्ट्रेंज बीस्ट्स ऑर्डरली तरीके से रूइन से बाहर निकलने लगे। किन्मू भी उनके बीच में घुल मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ सीनियर ब्रदर कू और सीनियर सिस्टर क्यूंग भी चुपचाप हर्ड में घुस गए। उनकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, किन्मू। सडनली वुश, एक स्वॉर्ड पीछे से सीधा किन्मू की तरफ आई। किन्मू तुरंत साइड हुआ। स्वॉर्ड एक स्ट्रेंज बीस्ट के पास से गुजरी। बीस्ट ने गुस्से से दहाड़ मारी। सीनियर ब्रदर कू चिल्लाया, जूनियर सिस्टर स्वॉर्ड मत यूज करो, अगर हर्ट भड़क गया तो सब यही मर जाएंगे। सीनियर सिस्टर क्यूंग ने स्वॉर्ड वापस ले ली, लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। वो एक बीस्ट से दूसरे बीस्ट पर हल्की चाल से कूदती हुई किन्मू के पास पहुंच गई। उसका ड्रेस हवा में घूम रहा था, जैसे एक गुलाबी लोटस। और फिर उसके पैर तेजी से किन्मू की तरफ आए। हर किक ऐसा जैसे स्पाइक्ड हैमर हो। हवा वाइब्रेट कर रही थी। ये लेग स्किल पत्थर तोड़ सकती थी, लोहा चीर सकती थी। किन्मू की आंखों में चमक आ गई। उसे याद आया, क्रिपल ने कहा था, हेवन थीवलिंग लेग स्किल कभी किसी लेग स्किल से नहीं हारी। और अब पिंक लोटस वर्सेस हेवन थीवलिंग लेग। रूइंस के बाहर सुबह की रोशनी में किन्मू की असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। अगला एपिसोड, क्या किन्मू सीनियर सिस्टर की डेडली किक्स को रोक पाएगा? पिंक ड्रेस के नीचे से एक सफेद तेज पैर बिजली की तरह निकला और टकरा गया एक मस्कुलर बीस्ट स्किन शॉर्ट्स पहने हुए पैर से। बैंग बैंग बैंग। सीनियर सिस्टर किंग के पैर लंबे और पतले थे, लेकिन उनमें छुरी की तेज धार और कुल्हाड़ी जैसी ताकत छुपी थी। दूसरी तरफ किन्मू के पैर ज्यादा मजबूत थे, देखने में हल्का और ग्रेसफुल, पर असली राज उसकी स्पीड में था। एक पल में ही किन्मू ने इतनी तेज किक्स मारी कि किंग रिएक्ट भी नहीं कर पाई। हर टकराव के साथ उसके पैर की ताकत गायब होती जा रही थी, जैसे किन्मू के किक्स उसकी स्ट्रेंथ को निगल रहे हों। क्रैप, किंग के मुंह से निकला। अगला ही सेकंड किन्मू के किक्स उसकी कमर, सीने और गले पर तूफान की तरह बरसने लगे। फिर किन्मू हवा में घूमा। इस बार उसका मूव अलग था। पहले वाली किक्स सिर्फ स्पीड के लिए थी, लेकिन ये प्योर पावर। बैंग, एक जबरदस्त बैक किक सीधा किंग के चेहरे पर लगा। उसकी नाक दब गई, हड्डी के टुकड़े उड़ गए और वो तीर की तरह रूइंस के अंदर जाके टकरा गई। किन्मू ने अंदर ही अंदर सोचा, हेवन पिल्फरिंग डिवाइन लेग्स गांव में सबसे बेस्ट। उसने वाइटल की तक यूज नहीं किया था, सिर्फ अपने शरीर की स्ट्रेंथ से ही किंग को क्रिपल कर दिया।
जैसे ही किंग दूर जाके गिरी, किन्मू के बाल खड़े हो गए। एक तीखी डेंजर की फीलिंग उसके दिल में उभर आई। वो पलटने का वक्त भी नहीं ले पाया और तुरंत आगे भाग गया। पीछे से सीनियर ब्रदर कू ने चुपके से किलिंग स्ट्राइक लॉन्च किया था, लेकिन किन्मू की अवेयरनेस इतनी शार्प थी कि वो बच गया। दोनों अजीब बीस्ट्स के ऊपर से जंप करते हुए लड़ने लगे। सीनियर ब्रदर कू का टारगेट था किन्मू का दिल। किन्मू ने पीछे मुड़े बिना दोनों हाथों से ब्लॉक्स करना शुरू कर दिया। सीनियर ब्रदर कू शॉक में, ये कैसे पॉसिबल है? इसके तो पीछे भी आंखें हैं क्या? किन्मू का डिफेंस ऐसा लग रहा था जैसे उसके कई हाथ हों, हर अटैक ब्लॉक। लेकिन क्लैंग! अचानक तलवार की चीखने की आवाज आई। किन्मू के बाजू से खून टपकने लगा। सीनियर ब्रदर कू की सिल्वर सॉर्ड हवा में घूम रही थी, सिर्फ 1 यार्ड दूर रहकर क्लोज कॉम्बैट सॉर्ड कंट्रोल। ये डेंजरस लेवल था। किन्मू को याद आया, ग्रैंडपा बुचर ने मुझे वाइटल की कंट्रोल करना प्रॉपर्ली नहीं सिखाया। उसका डिसएडवांटेज क्लियर था। तभी उसका पैर एक टूटे हुए विलो ब्रांच से टकरा गया। 2 गज लंबी अंगूठे जितनी मोटी लकड़ी। उसने उसे उठाया और वाइटल की उसने फ्लो करने लगा, लेकिन सिर्फ 16 इंचेस तक। बाकी ब्रांच में की कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। सीनियर ब्रदर कू अटैक मोड में आया। कुछ ही सेकंड्स में विलो ब्रांच कट कर सिर्फ 16 इंच रह गई। लेकिन क्लैंग! की से इम्ब्यूड की हुई लकड़ी तलवार को रोक सकती थी। किन्मू की आंखों में फोकस आ गया। ये लकड़ी अब बन चुकी थी उसकी ब्लडी पिग स्लॉटरिंग नाइफ। मूव का नाम था मिडनाइट बैटल अक्रॉस टॉमी सिटीज। उसने अपना मन खाली कर दिया। सिर्फ एक चीज दिमाग में, फास्टर फास्टर फास्टर। बुचर का रूल सिंपल था, इतना फास्ट कि हाथ उठाने से पहले ही दुश्मन का सर गिर जाए। दोनों लड़ते हुए भागते रहे। बीस्ट्स के बड़े बड़े पैर आसमान से गिरते पिलर्स जैसे लग रहे थे। जरा सी गलती और पेस्ट बन जाते। हर स्टेप रैंडम लग रहा था, पर एक्चुअली वो एक मिस्टीरियस रिदम फॉलो कर रहे थे। सीनियर ब्रदर कू का गुस्सा बढ़ने लगा। मैं एक छोटे से लड़के से पिट रहा हूँ। मेरी सॉर्ड 2 यार्ड्स लंबी और मेरी टेक्निक ली रिवर के 5 एल्डर्स ने सिखाई थी, और किन्मू के हाथ में सिर्फ 16 इंच की लकड़ी। फिर भी वुडन स्टिक बार बार उसकी डिफेंस तोड़कर उसके बॉडी पर बरस रही थी। सर पर बम्प्स, बॉडी पर ब्रूजेस। सीनियर ब्रदर कू के दिमाग में डर घुस गया। अगर इसके हाथ में असली नाइफ होता तो उसने कल्पना भी नहीं की। किन्मू ने नोटिस किया टेक्निक फ्लॉलेस थी, लेकिन उसकी कल्टीवेशन वीक थी। ये लड़का ऑर्डिनरी ह्यूमन है, स्पिरिट बॉडी नहीं है, इसलिए उसके अटैक्स पावरफुल नहीं लग रहे थे। पर टेक्निक टॉप टियर बैटल डिवाइन आर्ट। सीनियर ब्रदर कू के मन में लालच जाग गया। मुझे ये बैटल टेक्निक चाहिए, मैं इसे मजबूर करके सीखूंगा। किन्मू की लकड़ी बारिश की तरह बरस रही थी। सीनियर ब्रदर कू ब्लॉक करता रहा, पर हर सेकंड में डजन्स हिट्स लग रहे थे। पेन अक्यूमुलेट हो रहा था। उसका फेस सूज गया, बॉडी टूट रही थी, और एक पल ऐसा आया जब उसके दिमाग में बस एक ही थॉट था, ये मुझे मार डालेगा एक लकड़ी से। उसका खून ठंडा पड़ गया। सीनियर ब्रदर कू के दिल में पहली बार असली डर उतर गया। इस रेट से ये मुझे इस छोटी सी लकड़ी से ही मार डालेगा। उसे सच में लगने लगा था कि काश किन्मू के हाथ में नाइफ होता, चाहे ब्लंट ही क्यों ना हो। लकड़ी का छोटा सा स्टिक नॉर्मली ज्यादा डैमेज नहीं करता, लेकिन इतनी देर से लगातार पिटने के बाद उसका चेहरा सुअर जैसा सूज गया था। आंखें 2 पतली लाइंस बन चुकी थी। उसके जिस्म पर काले नीले निशान थे। कुछ मसल्स लिटरली पेस्ट बन चुके थे। और सबसे खतरनाक बात, किन्मू हड्डियां नहीं, लिगामेंट्स और टेंडन्स पर मार रहा था। हड्डियां टूट जाती तो तुरंत खत्म, लेकिन लिगामेंट्स फाड़ देने का मतलब था हर हल्की सी मूवमेंट भी जहन्नम जैसा दर्द देगी। लकड़ी से पिट पिट कर मरना, ये सच में सबसे डरावना तरीका था। ऊपर दौड़ता बीस्ट हर्ड कब का गायब हो चुका था। गेट से बाहर निकलते ही वो सब भाग गए थे। किन्मू की स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। पता नहीं कितनी देर से वो अपनी नाइफ घुमाता आ रहा था। सीनियर ब्रदर कू की स्वॉर्ड से बचना, जायंट बीस्ट के हूव्स और क्लॉज से डॉज करना, इररेगुलर फुटवर्क लगातार यूज करना। उसके पैर सूजन से भर गए थे। बुचा का ट्रेनिंग पागलपन से भरा होता था, लेकिन कभी भी किन्मू को एग्जॉशन के पार नहीं ढकेलता था। अब किन्मू सिर्फ विल पावर पे चल रहा था। वो जानता था कि जब तक सीनियर ब्रदर कू के अंदर थोड़ा भी वाइटल की बचा है, उसका सर ही जमीन पर गिरेगा। इसलिए वो रुक नहीं सकता था। थर्ड, सीनियर ब्रदर कू जमीन पर गिर गया। स्वॉर्ड हाथ से छूटकर क्लैंग की आवाज के साथ गिरी। किन्मू ने लकड़ी फेंक दी, स्वॉर्ड उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथ में बिल्कुल ताकत नहीं थी। तो उसने पैर से स्वॉर्ड को धक्का देना शुरू किया। ब्लेड धीरे धीरे एंगल होती हुई सीनियर ब्रदर कू की गर्दन की तरफ बढ़ने लगी। सीनियर ब्रदर कू हिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके लिगामेंट्स पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। वो बस देख सकता था। स्वॉर्ड मिट्टी घिसते हुए आगे बढ़ती रही, और एक फाइनल किक के साथ ब्लेड उसकी गर्दन के पार चली गई। खून फूट निकला। गर्गलिंग आवाज के साथ उसकी सांसें रुकने लगी। किन्मू के ऊपर रिलीफ का एक भारी वेव छा गया। वो भी वही धड़ से गिर गया। इतना थका हुआ वो कभी नहीं था। लाश के पास पड़ना उसे घिन दिला रहा था, लेकिन जिस्म हिल नहीं रहा था। ये पहली बार नहीं था जब उसने लाश देखी हो। ग्रैनी सी उसे एक बार एक गांव ले गई थी। पूरा गांव कत्ल हो चुका था। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब मरे हुए। उस वक्त उसका सोल शॉक में बॉडी से बाहर निकल गया था। ग्रैनी ने उसे वापस खींचकर अंदर डाला और एक बात कही थी, अपने दुश्मन को कभी मौका मत देना। ग्रेट रूइंस में सर्वाइवल का बस एक ही रूल था, स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करता है। तभी किन्मू ने फुटस्टेप सुनी। उसने मुश्किल से गर्दन घुमाई और देखा
सीनियर सिस्टर क्यू चेहरा सुअर की तरह सूज गया था, दांत सब टूट चुके थे, खून और लार टपक रही थी, लेकिन उसके हाथ अभी भी स्वॉर्ड को कस के पकड़े हुए थे। आंखों में सिर्फ एक चीज थी, नफरत। किन्मू तुरंत कल्टिवेट करने लगा। ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर थरीक। वाइटल की धीरे धीरे मसल्स में दौड़ने लगी। जहां की जाती वहां दर्द कम होता, लेकिन वक्त बहुत कम था। वो स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजर अवेकन नहीं कर पाया था। वो अभी फुल मार्शल प्रैक्टिशनर नहीं था। सीनियर ब्रदर कू को मार देना एक अचीवमेंट था, लेकिन अब वो दूसरा फाइट नहीं कर सकता था। सीनियर सिस्टर क्यू उसके ऊपर आ खड़ी हुई। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन गला इतना सूज गया था कि बस गगल निकला। गुस्से में उसने स्वॉर्ड उठाई और पूरी ताकत से किन्मू की तरफ घुसा दिया, लेकिन स्वॉर्ड हवा में रुक गई, जैसे किसी इनविजिबल वॉल से टकरा गई हो। तब एक नर्म बुढ़ी औरत की आवाज आई, कितनी प्यारी छोटी लड़की है, ये ग्रैनी तुम्हें देखकर काफी खुश है। एक बुढ़ी औरत बास्केट लेकर चलती हुई नजर आई। सीनियर सिस्टर क्यू के चेहरे पर असली डर उभर आया। वो पीछे हटने लगी। तब पीछे से एक गरजती हुई आवाज गूंजी, मुअर, इतनी देर तक मेरे पिग्स लॉटरिंग स्किल से खेलते रहे, 5476 स्ट्राइक्स लगा दिए इस छोकरे को गिराने में, और आखिर में स्वॉर्ड से मारा। ग्रोटेस्क लोगों का एक ग्रुप सामने आया। ब्लाइंड आदमी केन के साथ, एक बिना पैर वाला, एक बिना हाथ पैर वाला, एक आधा जिस्म वाला मस्क्यूलर आदमी। उनमें से एक का चेहरा पूरा उतारा हुआ था। जो आधा जिस्म वाला था वो बुचर था। वो गरज उठा, ट्रेनिंग अभी भी कम है, अगर नाइफ स्किल परफेक्ट होती तो नंगे हाथ से काट देता उसे। किन्मू ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ग्रैनी सी, ग्रैंडपा, बुचर सब आ गए। ग्रैनी हंसी, हमने तुझे खून पसीने से पाला है, पहली रात किसी अनजान लड़की के साथ गुजार रहा था, कैसे ना आते। किन्मू हैरान, आप लोग यहाँ कब से थे? बुचर ने ठंडी नाक से कहा, जब तुम उसके साथ बीस्ट के पेट के नीचे फाइट कर रहे थे तब से। किन्मू का चेहरा काला पड़ गया। ये लोग शुरू से देख रहे थे और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। तब उसे समझ आया बीस्ट हर्ड क्यों नहीं आया। बुचर ने डराकर भगा दिया था। ब्लाइंड ने मुस्कुराकर कहा, ओवरलॉर्ड बॉडी स्पिरिट बॉडी से सुपीरियर होती है, हमें शर्म आनी चाहिए तुम्हारी हालत देखकर। ग्रैंडपा ब्लाइंड, मैं यहाँ हूँ, किन्मू ने हल्का सा कहा। ब्लाइंड हंसा, मुझे पता है, अब ट्रेनिंग और इंटेंस होगी। बुचर ने ठंडी आवाज में कहा, वो मेरी नाइफ स्किल यूज कर रहा था और तुम कॉप्स को लेक्चर क्यों दे रहे हो? ग्रैनी सी की आंखों में चमक आ गई। क्यों ना, उसने शैतानी मुस्कान के साथ किन्मू को कोहनी मारी। बेचारा लगभग गिर ही गया था। इसे जिंदा छोड़ देते, तुम्हारी छोटी सी दुल्हन बना देते। किन्मू का चेहरा तुरंत लाल। तुम बचपन में कितने क्यूट थे, अब थोड़े कम हो गए हो, लेकिन कोई बात नहीं, इस लड़की के साथ एक मोटा सा गोलू मोलू बेबी होगा और वो तो पक्का क्यूट होगा। ग्रैनी को बच्चे बहुत पसंद है। किन्मू ने सीनियर सिस्टर किंग की तरफ देखा। उसका चेहरा लिटरली सुअर जैसा सूज चुका था। ग्रैनी, मुझे नहीं चाहिए। शुंक, फिर तो मरना ही पड़ेगा। क्रिपल पता नहीं कब पीछे आ गया था। एक सिंपल सा स्टैब सीधा दिल के पार। उसके चेहरे पर बिल्कुल मासूम सी स्माइल। किन्मू हिला। ग्रैंडपा, क्रिपल, आपने उसे क्यों मार दिया? क्रिपल ने नाइफ निकालते हुए सीधा जवाब दिया, तुमने कहा तुम्हें नहीं चाहिए, तो फिर उसे जिंदा रहने का क्या मतलब? किन्मू के दिल में हल्का सा दर्द हुआ। बेबी बनाना उसका पॉइंट नहीं था। वो बस 11-12 साल का बच्चा था। उसने अपनी उम्र के लोग कब देखे थे? हर तरफ सिर्फ मॉन्स्टर्स, अजीब लोग या खूनी ग्रेट रूइंस। अंदर से वो अभी भी एक बच्चा ही था। चलो घर चलते हैं, विलेज चीफ ने शांत आवाज में कहा। अपोथेकरी मुस्कुराया, हम सब डिसेबल्ड है, कोई तुम्हें उठा नहीं सकता, खुद चलना पड़ेगा। वैसे 4 स्पिरिट्स का ब्लड तैयार था, कल रात तुम घर नहीं आए तो मैं साथ ले आया। किन्मू ने 4 पोर्सिलिन कप्स लिए, एक सांस में पी गया। ब्लड ऑफ द 4 स्पिरिट्स। जैसे ही वो ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक सर्कुलेट करने लगा, पावर उसके जिस्म में फैलने लगी। चलते चलते वो रूइंस में हुए अजीब सीन्स बताने लगा। अंधेरे का जायंट फेस, स्केलेटन मेडन्स, डेविल्स और गॉड्स की हलचल। ग्रैनी सी के चेहरे पर हल्की सी गंभीरता आई। डार्कनेस का चेहरा, डांसिंग गॉड बोन्स, इंटरेस्टिंग। लेकिन किसी और ने ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। किन्मू हैरान, ग्रैनी, आप लोग क्यूरियस नहीं हो, रूइंस की कहानी क्या है? अपोथेकरी ने ठंडी सांस भरी। जो गॉड्स का किंगडम कब का जलकर राख हो चुका, अगर उनकी हड्डियां अभी भी नाच रही हैं तो शायद वो मरना ही नहीं चाहते। डेफ ने अपोथेकरी के होठों को पढ़कर कहा, मरने के बाद जीने का क्या मतलब? कहानी जानकर क्या फायदा? अपोथेकरी ने शक की नजर से पूछा, तुम सच में बहरे हो? डेफ ने अपने दोनों मेटल ईयर्स निकाल दिए। अंदर से 3 इंच के आयरन प्लग्स निकले। इन्हें अपने कान में घुसा कर देख, तब पता चलेगा मैं बहरा हूं या नहीं। अपोथेकरी चुप हो गया। डेफ ने ईयर्स वापस लगाए। म्यूट, इन्हें थोड़ा एडजस्ट करना, आजकल अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। किन्मू बस देखते रह गया। इन लोगों को रूइन से ज्यादा इंटरेस्ट डेफ के कान में था। ग्रैनी सी मुस्कुराई, ग्रेट रूइंस में इतने मिस्ट्रीज हैं कि अगर सब पर सोचोगे तो कुछ और कर ही नहीं पाओगे। विलेज चीफ ने किन्मू की तरफ देखा। तुमने सिर्फ 16 इंच की लकड़ी से ट्रेजर स्वॉर्ड को ब्लॉक किया, तुम्हारे स्ट्राइक्स वीक नहीं थे। किन्मू के दिल में एक सवाल था, मैं उनकी तरह ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं कंट्रोल कर सकता? मेरा वाइटल की सिर्फ 16 इंच तक ही फिल कर पाया। उसे जेलसी हो रही थी। अपोथेकरी ने सिर हिला दिया। ऑर्डिनरी वाइटल की से ऑब्जेक्ट कंट्रोल पॉसिबल नहीं होता। विलेज चीफ ने शांत टोन में कहा, तुम्हारा ओवरलॉर्ड बॉडी और स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजर अभी अवेकन नहीं हुआ। जब होगा तुम सबसे एक लेवल ऊपर होगे। सब लोग प्राउड थे।
पीक स्पिरिट एम्ब्रियो प्रैक्टिशनर को लकड़ी से मार देना ये मजाक नहीं था, लेकिन अपोथेकरी के मन में शक था। या तो ओवरलॉर्ड बॉडी है या फिर सिर्फ स्पिरिट ब्लड का इफेक्ट। वो खुद कंफ्यूज था। चलते चलते ब्लड ऑफ 4 स्पिरिट्स का असर बढ़ने लगा। किन्मू का की और एक्टिव हो गया, मसल्स रिकवर होने लगे, ब्लड स्मूथ फ्लो करने लगा, की फास्ट सर्कुलेट करने लगा और बिना नोटिस किए वो दौड़ने लगा। ओल्ड माँ, क्रिपल सब शॉक में थे, लेकिन चुप रहे। किन्मू को फील हुआ दौड़ते हुए कल्टिवेट करने से स्पीड और बढ़ रही है। की फ्लैश, बोन्स, हेयर, नेल्स तक घुसने लगा। उसकी स्पीड उसके पुराने टॉप स्पीड को क्रॉस कर गई, लेकिन उसे पता भी नहीं चला। स्वेट टपकने लगा। ब्लैक फिल्थ और व्हाइट फैट उस स्वेट में मिक्स होकर बाहर निकलने लगे। बॉडी रिफाइनमेंट। विलेज चीफ और अपोथेकरी ने एक दूसरे की तरफ देखा, शॉक। अपोथेकरी ने ओल्ड माँ से पूछा, तुम्हारा बॉडी रिफाइनमेंट कब शुरू हुआ था? स्पिरिट एम्ब्रियो पीक पर, क्रिपल ने कहा। मैं हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तब हुआ। अपोथेकरी ने गहरी सांस ली। मैं स्पिरिट एम्ब्रियो फर्नेस यूज कर रहा था, तब डिस्कवर हुआ। सबका एक ही पॉइंट था, पीक स्पिरिट एम्ब्रियो के बाद बॉडी रिफाइनमेंट। लेकिन किन्मू, उसने तो पहला वॉल भी ब्रेक नहीं किया, फिर भी बॉडी रिफाइन हो रहा था। क्रिपल हंसा। ओवरलॉर्ड बॉडी सच में डोमिनियरिंग है। अपोथेकरी चुप रहा। अगर सच में ओवरलॉर्ड बॉडी होता तो सरप्राइज नहीं होता, लेकिन अगर वो सिर्फ ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर ये सब कैसे? ग्रैनी सी एक्साइटेड थी। जब ओवरलॉर्ड बॉडी अवेकन होगा तब ओवरलॉर्ड बॉडी की से ऑब्जेक्ट्स कंट्रोल करेगा। इंपीरियल प्रीस्टा भी उसके सामने कुछ नहीं होगा। अपोथेकरी का दिल भारी हो गया। विलेज चीफ चुप। ओवरलॉर्ड बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ओवरलॉर्ड की कैसे होगा? एक दिन जब किन्मू को पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट्स कंट्रोल नहीं कर सकता, झूठ खुल जाएगा। लेकिन उससे पहले उसे स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल तोड़नी है, और एक ऑर्डिनरी इंसान वॉल कैसे तोड़ेगा? विलेज चीफ का चेहरा टेंशन से भर गया। ब्लड ऑफ 4 स्पिरिट्स कितनी देर तक सच छुपा सकता है, और जब सच सामने आएगा तब ये दुनिया सच में हिला देने वाली है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।